Good morning, class. So, students. So, प्रभात, नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? काफी दिन बाद मुझे इस चैनल पर आप देख पा रहे हैं. So, friends, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद यतेंद्र शर्मा फॉर CBSE 11-12. मैं हूं यतेंद्र कुमार शर्मा और आपके समक्ष हाजिर हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स लेकर के 11-12 में जो आपकी मदद करेंगे. इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है. आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आपकी होल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, आपके परिवार से, आपके पड़ोस से, आपके मोहल्ले से, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके जिले से, प्रदेश से और देश से ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व की आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है. बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है और यदि आप इसको सरल भाषा में अच्छे से समझ पाए तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत कुछ देने जा रहा है. बहुत इंटरेस्ट इसके अंदर आपको आने जा रहा है. मैं आपको, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको केवल यहाँ तक ही नहीं रखूंगा, इसे मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक लेकर के जाऊंगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं आपकी मदद करूंगा आने वाले समय में. सो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद यतेंद्र शर्मा फॉर CBSE 11-12. फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी चीजों को इसके अंदर पढ़ा है. हमने कंसेप्ट ऑफ मनी पढ़ा है. हमने कंसेप्ट ऑफ मनी में ज्यादातर सब कुछ पढ़ लिया है. हमारा चल रहा था फंक्शंस ऑफ मनी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी. स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी के विषय में आपने पढ़ लिया था. स्टैटिक फंक्शंस आर द कन्वेंशनल फंक्शंस ऑफ मनी, which includes two type of functions, primary functions or main functions, and second are the secondary and subsidiary functions. So friends, उसमें I have earlier told you about the medium of exchange. First, primary function and its significances or implications. Second, the value of a unit of value, a measure of value as a function of money and its significances. Afterward, we have studied about the its secondary or subsidiary static functions of money. These were the क्या है ये? These are the standard for deferred payments or contractual payments or future payments and its implications. That is money acts as a value of money acts as a store of value as a function of money. We have studied that and its significance is also studied by us. Afterward, we have studied about the transfer of value, transfer of purchasing power to different places, at distant places. इसमें हमने इसके सिग्निफिकेंसेस पढ़े. ये मतलब वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी. हमने स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी को इसके अंदर पढ़ लिया है. नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी. डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी के विषय में फ्रेंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें. चैनल नेम की जहां तक बात है, फिर से मैं आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक्स विद यतेंद्र शर्मा फॉर CBSE 11-12. आप से अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस पर शेयर करें, जिससे कि मैं आपको अच्छी वीडियोस दे सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं. So friends, we are going to study about the dynamic functions of money. What are the dynamic functions of money? देखिए, what is the difference between the static functions of money and dynamic functions of money? Whereas static functions of money are the conventional functions of money. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये conventional function होते हैं, which includes medium of exchange, विनिमय का माध्यम. एक फंक्शन है इसका कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, स्टैटिक फंक्शन है. इसके सिग्निफिकेंसेस बता चुका हूं. इसके बाद में सेकेंड इज द
यूनिट ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य के माप के रूप में कार्य करते हैं, मूल्य की इकाई के रूप में मनी कार्य करती है। ये जो इसकी प्राइमरी फंक्शन है, इसमें मैं बता चुका हूं कि इसमें किस तरीके से इन्होंने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की कमी को पूरा किया, किस क्यों मनी इंट्रोड्यूस हुआ। तो यूनिट ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज आर द प्राइमरी एस्थेटिक फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस मैं आपको बताया था, स्टैंडर्ड फॉर डेफिनेट पेमेंट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स, भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में ये कार्य करता है। किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है, क्या सिग्निफिकेंसेस है, हमने डिस्कस कर लिया है। सब चीज स्टोर ऑफ वैल्यू के विषय में डिस्कस कर लिया है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नाउ we are going to study about the dynamic functions of money. Dynamic functions of money are those functions of money which impart stability of the economy and accelerate the GDP growth rate. दो चीजें इसके अंदर आ जाती हैं डायनेमिक फंक्शंस की, कि मनी के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं, स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर किस प्रकार से हम अपनी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या उसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, कि फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके किस प्रकार से, देखिए क्या होता है, एवरी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, every government of the every economy in the world, every country of the world is committed to save its economy from the trade cycles. ट्रेड साइकिल्स से प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने आप को बचाना चाहती है। व्यापार चक्रों से प्रत्येक अर्थव्यवस्था, प्रत्येक देश अपने आप को बचाने के लिए कमिटेड होता है। अब ट्रेड साइकिल्स होते क्या हैं, पहले इसे समझने की जरूरत है। व्हाट आर द ट्रेड साइकिल्स, व्हाट आर द व्यापार चक्र होते क्या है, ट्रेड साइकिल होते क्या है, और हमें इनसे बचाने की अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट देखिए, हम देखते हैं इकोनॉमी के अंदर, दिस इज द ट्रेड साइकिल। ये क्या है, ये ट्रेड साइकिल, ये एक व्यापार चक्र है। दिस इज ए ट्रेड साइकिल, ये एक व्यापार चक्र। क्या है व्यापार चक्र, देखिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा उसका एक्सपेंशन होता है, दैट इज नोन एज द बूम। बूम की स्थिति आती है, आप कहते हैं तेजी आ रही है, आर्थिक तेजी आ रही है, इकोनॉमी में तेजी चल रही है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है, दैट द सिचुएशन इज द पीक, पीक पर चल रही है इस समय। व्हाट इज दिस एक्सपेंशन, व्हाट इज दिस बूम, व्हाट इज दिस पीक। हम इस स्थिति से अपनी इकोनॉमी को क्यों बचाना चाहते हैं, या कई बार आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आप कहते हैं मंदी आ गई, रिसेशन आ रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका संकुचन हो रहा है, और जब ये एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाता है, दैट इज नोन एज द ट्रफ। इसे हम ट्रफ बोल देते हैं, डिप्रेशन बोल देते हैं, महामंदी बोल देते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करती है। तो जो स्थिति होती है बूम की या एक्सपेंशन की, और फिर पीक के बाद में डाउनवर्ड इकोनॉमी जाती है, दैट इज आफ्टरवर्ड देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम बोल देते हैं। एंड द एक्सट्रीम लिमिट, एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज द ट्रफ और डिप्रेशन। जो ट्रफ की स्थिति होती है, डिप्रेशन की स्थिति होती है, लोएस्ट पॉइंट की स्थिति होती है, उसमें इकोनॉमी पहुंचती है, और इसके बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करती है, और फिर वही कंडीशंस चलती है, बूम, एक्सपेंशन, पीक, और फिर डाउनवर्ड इकोनॉमी जाती है, रिसेशन होता है, कंट्रैक्शन होता है, थ्रू टफ होता है, और फिर डिप्रेशन होता है, फिर रिकवर होता है। तो दैट सिचुएशन, ये जो सिचुएशन चलती है, ये जो साइकिल चलती है, दैट साइकिल इज नोन एज द ट्रेड साइकिल, दैट साइकिल इज नोन एज द व्यापार चक्र, से हम हिंदी में बोल देते हैं, इसे हम ट्रेड साइकिल बोल देते हैं। और ये ट्रेड साइकिल
इकोनॉमी के लिए कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है? अब आप कहेंगे व्हेन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ बूम एंड एक्सपेंशन। अब बूम और एक्सपेंशन में होता क्या है, डिमांड हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी मांग बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब मांग बढ़ती है इट विल सर्टेनली कॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। प्रोड्यूसर्स को अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ती है, प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, that will certainly provide some employment opportunities in the economy। हमारे यहाँ employment opportunities बढ़ती हैं। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड और अधिक बढ़ती है, डिमांड और अधिक बढ़ती है तो फिर से आपका सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इकोनॉमी is on the path of progress, development, then what is the problem in this situation? ये जो एक्सपेंशन की स्थिति है, बूम की स्थिति है, पीक की स्थिति है, आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? तो यस, अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन लिमिट ऑफ द of our resources. If there is a fuller and efficient utilization of the resources, then we cannot increase the supply. हम एक फुलर यूटिलाइजेशन अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का है या हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का है, उसके बाद में क्या हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं? एक स्थिति ऐसी जरूर आती है, और ये हो सकता है इमेजिनरी स्थिति हो, लेकिन हम ऐसा मान करके चलते हैं जब हमारी डिमांड बढ़ती है इट विल कॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो। इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति आती है, प्राइसेस बढ़ने लगती हैं, एंड प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस इज द मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। अब आप कहेंगे साहब इससे क्या क्राइसिस है, जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ रही है। सर्टेन लिमिट तक ठीक है, बट इट विल सर्टेनली बी द कॉज ऑफ, इट विल सर्टेनली बी द कॉज ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, विपरीत प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? जो समाज का गरीब वर्ग है, जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज हैं, उस पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। हम देखें, भारत में देखें तो हमारे देश में गरीब जनसंख्या बहुत बहुत अधिक है, हमारा देश गांवों में निवास करता है, हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, और जो एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो ट्रेड साइकिल का पार्ट हमारे देश की गरीब जनता को प्रभावित करता है, हु इज द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कौन है भाई पुअर सेक्शंस? पुअर को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ डिसाइडेड है, हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ, जो सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते, दोज आर कैटेगराइज्ड एज ए पुअर। तो पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर अनेबल टू फुलफिल देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम नीड्स। जब वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे, जब वो अपनी पहले से ही इतनी क्राइसिस में है कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकता, अगर इन्फ्लेशन की स्थिति आती है, अगर प्राइस राइज होता है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। वो पहले से ही समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, उन्हें और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सो दिस सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ये सिचुएशन इकोनॉमी में अच्छी नहीं होती। दूसरी तरफ पीक आता है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन की। व्हेन economy moves on the path of recession or depression, on the path of contraction or recession, so it will cause of lesser demand in the economy. Lesser demand causes lesser production, and lesser production ultimately causes lesser supply. For lesser supply, producers will certainly be competed for the lesser production costs, lesser employment opportunities in the economy, and ultimately lesser GDP or lesser income generation in the economy. Lesser income generation causes
लेसर डिमांड अगेन, जब डिमांड कम होगी, लेसर इनकम जनरेशन कम होगा, आपका सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट पावर कम होगी, तो भी सप्लाई कम होगी, और डिमांड चूंकि कम होने के कारण से आपकी डिमांड भी कम होती चली जाएगी। तो जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, इट विल सर्टेनली मूव ऑन द पाथ ऑफ द पॉवर्टी इन प्लेस ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। ऐसी स्थिति में जो आपकी इकोनॉमी है पॉवर्टी की तरफ जाती है, प्रॉस्पेरिटी के स्थान पर, समृद्धि के स्थान पर, और धीरे धीरे देयर विल बी ए सिचुएशन ऑफ टफ और डिप्रेशन। एक टफ और डिप्रेशन की स्थिति आपकी इकोनॉमी में आ जाती है। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर करती है, फिर वही बूम, एक्सपेंशन की स्थिति, इन्फ्लेशन की स्थिति। इस स्थिति को हम डिफ्लेशन और जो रिसेशन की स्थिति है, इसे हम डिफ्लेशन की स्थिति भी बोल सकते हैं, इसे हम इन्फ्लेशन की स्थिति बोलते हैं। बेसिकली बोथ द सिचुएशंस आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। एक तरफ जहां तक एक्सपेंशन या बूम की स्थिति है, इट इफेक्ट्स एडवर्सली टू द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इट इफेक्ट्स adversely to the poorer sections of the society, whereas depression affects economy as a whole. Our economy moves towards the path of poverty in place of the prosperity. So every government in the world, every economy in the world is committed to save its economy from these trade cycles. ज्यादातर अर्थव्यवस्था चाहती है कि इन ट्रेड साइकिल से, इन व्यापार चक्रों से बचा जाए, और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, रेट है, वो भी एक्सेलरेट करे। अब बात आ जाती है हाउ मनी कंट्रोल्स दीज सिचुएशंस। मनी इन सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल कर सकती है। हम थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर इसको पढ़ाने जा रहे हैं। वी विल सर्टेनली स्टडी मोर tools or instruments through money, how money controls flow of credit in the economy to control such type of situations. कौन कौन से वो टूल्स होते हैं, कौन कौन से वो मेजर्स होते हैं, कौन कौन से मॉनेटरी मेजर्स होते हैं। इट में बी क्वांटिटेटिव मॉनेटरी मेजर्स, इट में बी क्वालिटेटिव मॉनेटरी मेजर्स। कौन कौन से मेजर्स इसके अंदर हो सकते हैं, we will certainly going to study in our next lessons गवर्नमेंट बजट एंड बैंकिंग। जो फर्दर लेसन्स हमारे पास में आएंगे गवर्नमेंट बैंकिंग के, गवर्नमेंट बैंक बजट के, सॉरी, और बैंकिंग के, उसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इतना जरूर बताना चाहते हैं, when there is a situation of inflation, यदि इन्फ्लेशन की स्थिति आती है, इन्फ्लेशनरी गैप की स्थिति आती है, एक्सेस डिमांड की स्थिति आती है, जिसमें आपका एक्सपेंशन और बूम के कारण से, देन हाउ मनी कंट्रोल्स फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। और किस प्रकार से अगर कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में मनी के माध्यम से हम अपनी स्थितियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्यों है भाई, एक्सेस डिमांड क्यों है, आपका एक्सपेंशन क्यों है, बूम क्यों है? क्योंकि आपकी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ क्रेडिट बहुत अधिक है। अगर लोगों के पास पैसा है, वो डिमांड कर रहे हैं, और ये स्थितियां बढ़ती चली जा रही हैं, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता चला जा रहा है, विच इज इफेक्टिंग पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एडवर्सली। ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यदि फ्लो ऑफ क्रेडिट को, मुद्रा के प्रवाह को, अगर फ्लो ऑफ मनी को, मुद्रा के प्रवाह को, साख के प्रवाह को इकोनॉमी में कम कर दिया जाए, अर्थव्यवस्था में कम कर दिया जाए, तो चूंकि लोगों के पास में कम पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी कम होगी, डिमांड भी कम होगी, देन in such a way we can control such type of situations of inflation or excess demand or inflationary gap or the situation of expansion and boom. दूसरी तरफ अगर हमारी इकोनॉमी में रिसेशन की स्थिति है, आपका कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति है,
डिफ्लेशन की स्थिति है, डिफ्लेशनरी प्रेशर है, डिफ्लेशनरी गैप इसके अंदर है, डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है, देन वी कैन इंक्रीज फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तब हम फ्लो ऑफ क्रेडिट को, फ्लो ऑफ मनी को, धन के प्रवाह को, साख के प्रवाह को इकोनॉमी में वृद्धि कर सकते हैं। जब लोगों के पास में लिक्विडिटी ज्यादा होगी, जब धन ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, दे विल सर्टेनली डिमांड मोर, डिमांड अधिक करेंगे, तो हम इन सिचुएशन से अपनी इकोनॉमी को बाहर निकाल सकते हैं एंड वी कैन मूव ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट। वी कैन एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ आवर जीडीपी। तो जो डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी है, dynamic functions of money are those functions of money which impart stability in the economy and accelerate the growth rate of GDP. So friends, आपकी समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक फंक्शंस कौन से होते हैं, ट्रेड साइकिल क्या होता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से शायद इसे समझ लिया होगा। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि निवेदन कर रहा हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं आपको बहुत आगे लेकर के जाऊंगा। इसी के साथ में इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट अपने दें। थैंक यू। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।